हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी, यूपी, ट्रिपल एससी, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फिजिक्स का रहेगा, जो कि है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीत्वरण। तो इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीत्वरण से जितने भी फैक्ट्स बनेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। और आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। इसको पूरा अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा को पहले देख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था। यानी आपको यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अब ये चीज़ जो लिखी हुई है इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास दो पिंड हैं। एक पिंड हमने मान लिया ये है, एक पिंड है जिसका वजन यानी भार द्रव्यमान कितना है? m1 है। एक दूसरा पिंड मान ले रहे हैं, यहाँ पे है m2, इसका द्रव्यमान क्या है? m2 है। अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे से मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस पर स्थित हैं? r डिस्टेंस पर स्थित हैं। तो न्यूटन ने कहा था कि इनके बीच में एक बल कार्य करता है, इनके बीच में एक बल कार्य करता है। अगर दो पिंड होंगे तो उनके बीच में हमेशा बल कार्य करेगा, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसे हम F से लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेनली याद करना है कि दो पिंड जब होंगे तो उनके मध्य एक बल कार्य करेगा। वो बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उन दोनों पिंडों के, पिंड कौन सा है? m1 है और कौन सा है? m2 है, के द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी m1 का द्रव्यमान, m2 का द्रव्यमान, इनका क्या करना है? गुणनफल, यानी m1 का m2 से हमें गुणा कराना है, के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल वो m1 और m2 के मल्टीप्लाई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर कहा गया था, उन्होंने कहा था कि यही जो बल है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डिस्टेंस का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, मतलब स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसको अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता था। तो न्यूटन ने मेनली यही नियम दिया था। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, हमने इनका अनुक्रमानुपाती किया गुणनफल के, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हमने यहाँ पे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती किया। अब क्या करते हैं, अगर इन दोनों नियमों को हम अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे F सेम है, F सेम रहेगा, अनुक्रमानुपाती सेम है तो ये भी सेम रहेगा। m1 m2 ऊपर है तो ये m1 m2 ऊपर ही रहेगा, r स्क्वायर नीचे है तो ये r स्क्वायर नीचे रहेगा, ठीक है। अब ये अनुक्रमानुपाती का अगर हम निशान हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आता है। तो नियतांक के रूप में हम मान लेते हैं यहाँ पे जो आता है वो क्या होगा? g होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो हमारा जो नियतांक आया है उसके हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो ये हमारा जो होगा वो फॉर्मूला होगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है, माना दो पिंड m1 व m2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच जो बल होगा वो क्या होगा? F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहाँ g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान भी आपको याद रखना है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जो वैल्यू है इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखना है। आपको अगर मात्रक निकालना नहीं आता तो हम आपको मात्रक निकालना भी बता सकते हैं कि जी का मात्रक हमें कैसे याद करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से जी का मात्रक निकालना है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मात्रक हमें निकालना है। तो जिस चीज़ का भी मात्रक निकालना हो उसके बराबर में फॉर्मूला लिखिए, बाकी को यहाँ से हटाइए। तो देखिए यहाँ पे हमें जी का निकालना है तो इस साइड की सारी चीज़ें उस साइड जाएंगी, यानी जो नीचे होगा वो बराबर के उस तरफ ऊपर जाएगा। तो यानी F के साथ में कौन जाएगा? R जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा F × r स्क्वायर हो जाएगा, और ये m1 m2 ऊपर है तो वो कहाँ जाएंगे? वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये g बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम इनके मात्रक रखेंगे तो हमारा g का मात्रक आ जाएगा। F हमारा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, बल का मात्रक सभी को पता है क्या होता है? न्यूटन होता है। फिर यहाँ पे r क्या है? इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दो दूरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे m1 द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, m2 भी पिंड है, द्रव्यमान है, इसका मात्रक भी किलोग्राम। तो इस प्रकार जो किलोग्राम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो जी का जो मात्रक आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, वैल्यू कितनी थी? 6.67 × 10⁻11। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अभी हम ये कवर करने के बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर में प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, तो ये आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा गुरुत्व क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, लिखा हुआ है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल में यही कहा था कि दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल होता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को क्या कहेंगे? गुरुत्व कहेंगे। ठीक है, यानी दो पिंडों में से अगर एक हमारा पृथ्वी हो जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता था वही अब क्या होगा? गुरुत्व होगा। इसे हम दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस त्वरण से खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा इसकी वैल्यू, आपको याद रखना है। अब इसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पिंड हमारे पास क्या है? एक पिंड हमारे पास मान लेते हैं ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, अब दूसरी पिंड मान लेते हैं यहाँ पे ये है, तो ये हमारा पृथ्वी है। अब इस पिंड को अपनी तरफ यानी अपनी ओर जिस भी त्वरण से आकर्षित करेगी उसे ही हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस भी त्वरण से आकर्षित करेगी किसी वस्तु को, वो जो त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण होगा। इसे हम कैपिटल जी स्मॉल जी से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है वो वस्तु के रूप मतलब उसका आकार कैसा दिखने में कैसी है, आकार तथा द्रव्यमान यानी कितना उसका वजन है आदि पर निर्भर नहीं करता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण जी होगा, रूप आकार द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है। किसी पिंड का पृथ्वी व चंद्रमा पर भारों की तुलना है, यानी कोई वस्तु है उसका पृथ्वी पर भार क्या होता है और उसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार उसी वस्तु के चंद्रमा पर भार का 6 गुना या किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का 1/6वां भाग होता है। यहाँ पे 1/6वां भाग कहने का मतलब है, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, अगर किसी वस्तु का चंद्रमा पर अगर भार उसका मान लेते हैं 10 है तो उसका जो पृथ्वी पर उसी वस्तु का जो भार होगा वो 6 गुना होगा। यानी 10 का 6 गुना करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा, कहने का मतलब है। या उल्टा कह लें कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 किलो है तो चंद्रमा पर जो भार होगा इसका 1/6 यानी इसका 1/6 हम 6 करेंगे तो कितना आएगा? 6 धाम 60। ये सीधी सीधी आपको याद रखना है, जो भी चंद्रमा पर भार होगा उसका 6 गुना भार कहाँ पर होगा? पृथ्वी पर होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी वस्तु का जो पृथ्वी पर भार होगा उसी वस्तु के चंद्रमा पर भार का 6 गुना होगा। चंद्रमा के भार का 6 गुना कर देना है, वही भार पृथ्वी पर होगा। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हमने इसके लिए एक आप लोगों के लिए एक फार्मूला भी बनाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला तैयार किया, चंद्रमा पर भार बराबर क्या होगा? पृथ्वी पर भार गुणे 1/6। यानी आपको पृथ्वी का भार दिया हुआ हो तो क्या करना है? गुणे 1/6 कर देंगे तो चंद्रमा का भार आ जाएगा। अगर चंद्रमा का भार दिया है तो पृथ्वी के भार के साथ जो 6 लिखा हुआ वो इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 kg है तो उस वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे पता है कि हमें मास निकालना है मून पर, तो हम इसे mm से लिख ले रहे हैं। यानी चंद्रमा पर भार निकालेंगे, क्या करना होगा? पृथ्वी पर भार कितना दिया हुआ है? 60 kg दिया हुआ है। और क्या करना है? 1/6 करना है। ये 6 और ये 6 यहाँ पे काटेंगे तो 1 0 आएगा। तो यानी जो चंद्रमा पर भार होगा कितना होगा? 10 kg होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, तो आपको याद रखना है। यानी जो चंद्रमा का भार होगा वो पृथ्वी के भार का कितना होगा? 1/6 भाग होगा। ठीक है, अब आइए हम वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरुत्वीय त्वरण जो जी है उसके मान में परिवर्तन कब कब होते हैं। हो सकता है तो इसको हम काफ़ी कोशिश करेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पहला फैक्ट लिखा हुआ है, आपको पहला फैक्ट यहाँ पे देखना है। लिखा है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। कहने का मतलब है, अगर हम पृथ्वी ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, अगर हम इसके ऊपर जाएंगे या इसके नीचे जाएंगे, अगर हम सतह से दूरी बनाएंगे तो हमारा जी का मान जो होगा वो कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा सतह के पास ही होता है, तो यानी सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान हमारा घटेगा। तो ऐसे आपको याद रखना है।
तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। दूसरा बोला गया ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है तथा विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। इनको कैसे याद करेंगे, इनको एक हम ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे। आप लोगों को ध्रुवों से समझना है ध्रुव तारा। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी से जो ध्रुव तारे होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, अधिक दूरी पर होते हैं। तो ध्रुव से ध्रुव तारा आएगा और ध्रुव तारा जो कि पृथ्वी से अधिक दूरी पर होते हैं तो अधिक से हमारा क्या निकलेगा, अधिकतम निकलेगा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा कि भूमध्य रेखा कहाँ पे, पृथ्वी पे है, बिल्कुल बगल में ही है, पास ही में है, कम है, तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। ध्रुव से ध्रुव तारा मतलब दूर होता है, अधिक होता है तो अधिकतम, भूमध्य रेखा तो जमीन की बात हो रही तो न्यूनतम होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। ये लिखते हैं अगला, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है। अर्थात कहने का मतलब है जितनी तेज़ी से पृथ्वी घूर्णन करेगी यानी घूमना स्टार्ट करेगी उतना ही जी का मान घटता जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा। इसके विपरीत क्या होगा, घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एक नोट आपको कर लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि पृथ्वी अपना वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे, मतलब 17 गुना अधिक चाल कर दे घूर्णन करना, तो भूमध्य रेखा पर जो वस्तु का भार होगा वो शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है यानी घूमने पर हमारा भार घटता है नहीं घटता है, तो यानी जितना 17 गुना तेज़ी से अगर घूमना लगेगी तो जो भूमध्य रेखा पर भार होगा वो बचेगा ही नहीं, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, भार से रिलेटेड कुछ लिफ्ट वाले भार भी देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये याद करने के लिए क्या करना होगा, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगता है। अगर इसके विपरीत कोई चीज़ ले जा रही है तो हमेशा भार क्या होगा, बढ़ेगा। आपको याद रखना है, अगर गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत कोई क्रिया होगी तो भार बढ़ेगा, अगर उसी की दिशा में क्रिया होगी तो भार घटेगा। तो इसको ऐसे याद रखना है, विपरीत होगा तो बढ़ेगा, अगर एक ही दिशा में होगा तो घटेगा। पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यानी लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है और गुरुत्वीय त्वरण हमारा कहाँ लगता है, नीचे, यानी दिशा विपरीत है तो भार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, हमने आपको बताया था दिशा विपरीत होंगी तो भार बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। हमने कहा था लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर लगता है, एक ही दिशा में है तो घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, याद रखना है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो वो एक मुक्त पिंड, बिल्कुल बॉल की तरह हो जाएगा, मुक्त पिंड की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, अगर डोरी टूट जाएगी तो वह मुक्त पिंड की भांति व्यवहार करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक समान वेग से यदि लिफ्ट ऊपर व नीचे जाए तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर एक समान वेग से जाओगे यानी गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसी के समान वेग से अगर आप नीचे या ऊपर जाओगे तो भार में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट लिखा है, यदि लिफ्ट के नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर छत से टकराएगा। यानी कहने का मतलब है जो लिफ्ट का त्वरण होगा उस गुरुत्वीय त्वरण से अगर अधिक हुआ तो उस लिफ्ट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो ज़मीन पे नहीं रहेगी, लिफ्ट के वो छत से जाकर टकरा जाएगी। तो ठीक है, तो ये थे हमारे सारे फैक्ट्स जो अभी हमने पढ़े आज के वीडियो में। हमने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण समझा, फिर गुरुत्वीय त्वरण समझा, फिर चंद्रमा और पृथ्वी पर तुलना की थी और फिर उसके बाद हमने जी के मान में परिवर्तन देखा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही रहने वाले हैं, जी के मान में परिवर्तन। फिर हमने लिफ्ट में भार में देखा। अब आइए हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर का सेट लगा लेते हैं ताकि हमने जो पढ़ा है वो हमको अच्छे से याद हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो किसने दिया था। आप सभी को हमने सबसे पहले बताया था, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड होंगे एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं कहलाते हैं। तो कौन सा होगा हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल। हमने कहा था जो दो पिंड होते हैं उनके बीच जो भी आकर्षण बल होगा वो कौन सा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, तो हमने भी इसको अच्छे से समझा था। फिर तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होता है। यानी वजन घटता है, घटता कब है, जब लिफ्ट कहाँ आएगी, ऊपर जाने पर दिशा विपरीत होंगी तो बढ़ेगा। तो यानी लिफ्ट को कहाँ आना होगा, नीचे की ओर आना होगा, तभी तो वजन घटेगा। हमने कहा था वजन घटेगा तब जब एक ही दिशा में होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रही है नहीं होगा, जब लिफ्ट समान गति से आ रही है तब तो घटता ही नहीं, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रही हो
जब लिफ्ट समान गति वाला नहीं होगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रही हो, नीचे आएगी तो गुरुत्वाकर्षण भी नीचे होगा और ये त्वरण जो लिफ्ट का होगा वो भी नीचे होगा, इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट होंगे तो बढ़ेगा, एक ही दिशा में होंगे तो घटेगा, हमने इसको डिस्कस भी कर लिया था। अगला क्वेश्चन है भारहीनता, मतलब भारहीनता कब होगी, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त की स्थिति में। तो जब भारहीनता की स्थिति होती है गुरुत्वाकर्षण जब शून्य होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा ही नहीं, तब क्या होगा, भारहीनता होगी। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिफ्ट के नीचे आते समय रस्सी टूट जाने पर लिफ्ट नीचे गिरने लगती तब वस्तु का भार क्या होगा, बढ़ा हुआ, कम प्रतीत होगा, अनंत, शून्य। तो क्या होगा इसमें आप लोगों को याद रखना है, जब लिफ्ट नीचे आती है तो उसका जो भार होता है बिल्कुल शून्य, घटेगा, बहुत ही तेज़ी से आएगी, रस्सी टूट जाएगी तो तेज़ी से आएगा, यानी त्वरण भी नीचे तेज़ी से आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे तेज़ी से लग रहा है, तो वस्तु का जो भार होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, यानी कोई वस्तु है वो पृथ्वी पर है, उसको हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, हमने आपको बताया था पृथ्वी पर भार 6 गुना ज़्यादा होता है, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो भार कम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन होगा, भार घट जाता है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक यानी हमने जी के बारे में बताया था, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, वैल्यू बताई थी 6.67 × 10⁻⁻11, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग होता है, तो कितना होता था 1/6, ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुत्वीय त्वरण का मान है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कौन सा होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमने आपको भी बताया था। फिर देख लीजिए अगला, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक कहाँ होता है, हमने कहा था ध्रुव तारा दूर होता है, तो ध्रुव तारा से मिलता हुआ क्या होगा, ध्रुवों पर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अगला, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, जब ऊपर से गिराई जाएगी तो उसका भार कुछ भी नहीं होगा, अगर तेज़ी से गिराई जाएगी तो शून्य होगा, लेकिन अगर नॉर्मल गिराई जाएगी तो क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वायु में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद की समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी की गेंद जो होगी वो बाद में गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोहे की गेंद का होगा उसका घनत्व तो काफ़ी होगा, जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा वो पहले गिरेगी, लकड़ी का घनत्व तो कम होता है तो बाद में गिरेगी। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक से रिलेटेड हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।